नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि अक्टूबर 2021 से लेके मई 2022 तक हमने 119 एप्लीकेशन टोटल की हैं। उसमें से 40-50% लोग ऑलरेडी आ चुके हैं डिपेंडेंट वीज़ा पे या रेजिडेंस परमिट पे आप बोल लो, ठीक है। और कुछ आने वाले हैं या कुछ की एप्लीकेशन पेंडिंग्स हैं अभी। तो बड़ी खुशी होती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले लोगों को देखकर यहाँ पे आते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो अभी तक हमारी सारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई हैं और उम्मीद रखते हैं कि आगे की जो 119 में से जो बची हुई एप्लीकेशन के रिज़ल्ट आने हैं वो भी हमारे सक्सेसफुल रिज़ल्ट जाएंगे। अब आने के बाद क्या करना होता है, 3 दिन के अंदर हमें MOI है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिपोर्ट करना होता है 3 दिन के अंदर। उसमें क्या होता है कि भाई 3 दिन के अंदर जाओगे, ठीक है। मान लो आपकी वाइफ आ रही हैं, आप अपनी वाइफ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जाएंगे, जो भी आपका मतलब रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस पड़ता है। मान लो प्राग 6 का है ऋषिकेश को हुआ, वहाँ जाएंगे अपनी वाइफ को लेके, या तो वो उसी दिन बायोमेट्रिक कर देंगे या एक आपको डेट दे देंगे, फिर आप बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक के बाद देने के बाद आपको एक पेपर देंगे कि इस दिन आके आप रेजिडेंस परमिट यहाँ से पिकअप कर लें, तो वो आपका वो वीज़ा है ना। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि पहली बात तो मैं शुरू करना चाहूँगा रेजिडेंस परमिट और वीज़ा के बीच का डिफरेंस, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वीज़ा क्या होता है कि हमें इंडिया के अंदर अपने बैंक अकाउंट के, मान लो अपनी वाइफ को आप बुलाना चाहते हैं तो उनको अपने बैंक अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट शो करना पड़ता है एक पीरियड के लिए, है ना, ताकि वो अपना सर्वाइवल और यहाँ पे मतलब जितने भी टाइम के लिए रहेंगी, ठीक है, तो वो रहन सहन अपना खुद से कर सके। और रेजिडेंस परमिट के अंदर क्या होता है कि रेजिडेंस परमिट में आपकी सैलरी, आपकी इनकम देखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, मान लो केशव ले लिया एक लड़का, ठीक है। अब केशव अपनी वाइफ को बुलाना चाहता है। अब केशव यहाँ पे 1.5 साल से रह रहा है। अब 1.5 साल के ऊपर भी एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दूंगा। वो 1.5 साल से रह रहा है, अब वो चाहता है कि मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहूँगा। उसकी एक सर्टेन इनकम है ना। अब इनकम कैसे काउंट की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे नहीं, सबके सब एप्लीकेंट यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या एलिजिबल भी हूँ अपनी वाइफ को या अपने बच्चे को बुलाने के लिए चेक रिपब्लिक के अंदर। तो इसके अंदर एक मिनिमम सर्वाइवल अमाउंट होता है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। दूसरा होता है अकोमोडेशन। ये 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं और 2 इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है कि जो सेल्फ मतलब जो केशव है, तो उसका एक अमाउंट होता है 3910 चेक क्राउन, ठीक है। अब वो वाइफ को बुलाना चाहता है, उसका काउंट हो जाएगा 3530, टोटल हो जाता है 7440 प्लस अकोमोडेशन का चार्जेस। अकोमोडेशन का चार्जेस मतलब उसका यूटिलिटी, वाटर चार्जेस, हीटिंग चार्जेस, एवरीथिंग हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन दैट। मान लो 10,000 हो गया तो 17,440 क्राउन हो गया। तो उसकी उतनी नेटो सैलरी होनी चाहिए, इन हैंड सैलरी होनी चाहिए आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल टैक्सेस, इंश्योरेंस, सोशल एंड एवरीथिंग, है ना। एक तो ये चीज़ होगी। इसी के अंदर दूसरा क्या करते हैं एप्लीकेंट, एक डॉक्यूमेंट लेके आते हैं अकोमोडेशन का, डॉकलार्ड करके, उसको बोलते हैं डॉकलार्ड पोतवर्जिनी। आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अंदर कोई अमाउंट मेंशन नहीं होता है कि भाई कितना रेंट आप पे कर रहे हो। तो उसके लिए चेक गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड किया हुआ है। यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ। मान लो आप अपनी वाइफ को लेके आ रहे हो, तो आप होगे 2 कैंडिडेट, एक आप खुद हो गए, एक आपकी वाइफ होगी। तो उसका अमाउंट होगा 13,615 चेक क्राउन्स 2 बंदों का। क्योंकि आपने रेंट काउंट नहीं किया हुआ तो वो रेंट काउंट कर लेंगे इतना कि भाई टोटल मैक्सिमम हाउस होल्ड जो एक्सपेंसेस है वो हम काउंट कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, जो 7440 क्राउन मैंने बताया था जो मिनिमम सर्वाइवल अमाउंट है, उसमें ये ऐड हो जाएगा। उतनी आपकी नेटो सैलरी होनी चाहिए। मान लो आपका बच्चा है, अब बच्चे की उम्र के हिसाब से है। उम्र क्या है, मान लो 15 से 26 साल है, बड़ा बच्चा है ना, तो उसका हो जाएगा 3050 काउंट। अब उससे छोटा बच्चा है 6 से 15 साल का, तो 2670। बिल्कुल छोटा बच्चा है 0 to 6 ईयर सॉरी 0 to 6 ईयर, उसका हो जाएगा 2170 काउंट। तो ये जो टोटल है ना, वो प्लस अकोमोडेशन
उतना आपका नेटो सैलरी होना चाहिए। अब 2 बंदों का मैंने बताया 13,615 क्राउन। 3 बंदों, मान लो आपका बच्चा भी है तो 3 बंदों का हो जाएगा 18,312 क्राउन। मान लो 4 या 4 से अब मतलब ऊपर हैं तो 22,495 चेक कराऊं आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस काउंट हो जाएगा, अगर आप दोकलात पोतवर्जी नहीं देंगे। ये वाला जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ बार बार, नहीं तो अगर आपके पास मतलब समलोवा है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें लिखा हुआ है अमाउंट, तो वो वाला अमाउंट आपका काउंट होगा। अब मैं आगे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया आपने gocheck.in की आपने सर्विसेज ली और हमारे ऑलमोस्ट वीज़ा सक्सेसफुल हुए हैं अभी तक, है ना। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही रिजल्ट जाने वाले हैं। अब लोग आ जाते हैं सेम क्वेश्चन लेके, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि भाई मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए या मेरा अकोमोडेशन चार्जेस कितना होना चाहिए, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये वीडियो देखें आप उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, तब हमारे पास आए, क्योंकि हमारे लिए भी इजी हो जाएगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन करने में। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट मतलब पूरे हैं तो आपकी एप्लीकेशन 100% सक्सेसफुल होनी है। थैंक यू। वो हमारे बंधुगण एकदम ना घबराए जो 5 लोग रहते हैं एक फ्लैट में। मान लेते हैं 70 मीटर के फ्लैट में 5 लोग रहते हैं। आपको एकदम नहीं घबराना है कि कैसे एप्लीकेशन करेंगे, मेरे को एक घर लेना पड़ेगा, 12,000, 14,000, 15,000, 17,000, नहीं मालूम कितना किराया आएगा। नहीं 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 नहीं, आप वही रहे। क्या करे, बाकी 4 लोगों से लिखवा ले कि आप जो है मैडम के आ जाने के बाद सिर्फ कितना हिस्सा देंगे, 2 लोगों का हिस्सा 6 लोगों में से, और अभी 5वां हिस्सा देते हैं बिजली का, गैस का और साथ साथ पानी वगैरह का, ऑफ कोर्स रेंटल साथ में। तो उससे क्या होगा, आपका जो सैलरी स्लिप में या आपका जो सैलरी स्टेटमेंट आता है या जो आप जमा करते हो 3 महीने का एक जो फॉर्मेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी मान लेते 17,000 है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमको याद रखना है, वो है कि हमारे जो घर का साइज़ है वो क्या होना चाहिए। बहुत सिंपली चेक गवर्नमेंट ने एक कानून बना के रखा है जिसमें वो कहती है कि मिनिमम जो है 8 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया होना चाहिए जिस घर में आप रहते हो, एक आदमी के लिए। 2 आदमी के लिए 12.6 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, है ना। ये टॉयलेट बाथरूम को छोड़ कर हम लोग बात कर रहे हैं। और हर अगला आदमी जो जुड़ जाता है उसके लिए 5 स्क्वायर मीटर चाहिए। क्या कारपेट एरिया, मतलब एक रूम है हमारे पास 45 मीटर का, लेकिन 45 मीटर में मान लो 1.5 मीटर स्क्वायर का टॉयलेट है, 3 मीटर का वो है फलाना ठिकाना किचन वगैरह, तो आपके पास अभी भी लिविंग रूम जो है या ड्राइंग रूम और बेडरूम, हमारे पास जो साइज़ है वो बच जाता है 32 स्क्वायर मीटर, है ना। 32 स्क्वायर मीटर बहुत होता है। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए एक आदमी के लिए कितना, थोड़ी देर पहले बताया था 8 स्क्वायर मीटर, 2 आदमी के लिए 12.6, ठीक है। तो 3 आदमी के लिए कितना चाहिए, 12.6 + 5, है ना, 17.6। 4 आदमी के लिए और थोड़ा ज़्यादा, है ना। तो सिंपल 8 स्क्वायर मीटर 12.6, उसके बाद 5, उसके बाद 5 5 5 जुड़ता चला जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे पास वही जो मैंने बताया था, अभी बात किए थे हम लोग कि 45 मीटर का कमरा है, घर है, उसमें हम लोग 4 लोग रहते हैं, 2 बेडरूम में, 2 ड्राइंग रूम में, टीवी लगा हुआ है मस्त, है ना, सोफा का बेड लगा हुआ है, साथ में एक दीवान टाइप का लगा हुआ है, तो उसमें 2 रहते हैं, 2 उधर रहते हैं, शेयर करते हैं। 20,000 का 5,000 खर्चा आता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ऑफ कोर्स आप ये कर सकते हो कि रेंट एग्रीमेंट दिखाओ, और चूंकि बाकी आपके 3 लोग रजिस्टर्ड हैं, कहाँ, मिनिस्ट्री में, आपका ये एड्रेस अगर रजिस्टर्ड है सारे 4 लोगों का, आप अपनी वाइफ को बुलाना चाह रहे हो तो आप उनसे, बाकी तीनों से समझौता कर सकते हो कि भाई साहब जब वाइफ आएगी तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, वाइफ के साथ नया फ्लैट ले लूंगा, या मैं नहीं ले सकता, इतना खर्चा कहाँ से वहन करूंगा, तो मैं क्या करूंगा,
उनसे बात करूंगा, एक कमरा मेरे को दे दो, 10,000 खर्चा आएगा, 20,000 का था फ्लैट, आधा आधा कर लिया, आप लोग 3 लोग दूसरे कमरे में रहो, वाइफ आ जाएगी तो हम एक कमरे में रहेंगे। कई बार 3 रूम का भी फ्लैट होता है ना, तो वो एक बात की बात है। तो आप ये करके आप उनसे एफिडेविट है ना, डिक्लेरेशन ले सकते हो कि वो लोग कितना हिस्सा देते हैं उस फ्लैट का, क्योंकि एग्रीमेंट एक ही है, ठीक है। तो इसमें मिनिस्ट्री को कोई दिक्कत नहीं है, मिनिस्ट्री इस चीज को मानती है कि ऐसे एक घर में 4 लोग तो रह ही सकते हैं, 5 भी रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हो, किसी को बोल रहे हो कि मेरे को एड्रेस चाहिए, मैं आप मेरे पास इतने पैसे नहीं वगैरह, टेंशन लेने का ही नहीं है। सिंपल ये करो है ना, ओरिजिनल एग्रीमेंट दो, साथ में बाकी लोगों के डिक्लेरेशंस दो और आगे बढ़ो। ऐसा भी कई बार होता है कि बच्चा ऑलरेडी यहाँ माँ के साथ रह रहा है, अभी पापा को लाना है, पापा को बुलाना है ना, तो ऐसे केस में भी यही कैलकुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हाउस होल्ड इनकम देखा जाता है। व्हाट इज हाउस होल्ड इनकम? हाउस होल्ड इनकम मतलब हस्बैंड है, बेटा है, वाइफ है, बेटा है, हस्बैंड आ रहे हैं, तो तीनों मिला के। अच्छा, एक और बात, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन एज पर लॉ ऑफ इनकम ऑफ चेक रिपब्लिक, एक लॉ है, लॉ ऑफ इनकम बोलते हैं हम उसको, उसके हिसाब से आपको कहीं से भी कोई भी ऑफिशियल इनकम जो आ रहा है ना, आप उसको शो कर सकते हैं। जैसे कि पेंशन है, पेंशन आपको मिलता है, हाँ, आप उसको शो कर सकते हो। पापा को बुलाना है, आप शो कर सकते हो, ठीक है। मम्मी को बुलाना है, आप शो कर सकते हो पेंशन। आपको कोई रेंटल आता है, आप शो कर सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना पेपर वर्क, क्योंकि आपको इंडिया से लाना है या बांग्लादेश से लाना है या आपको नेपाल से लाना है, आपको वहाँ प्रॉपर्टी है, आपने किराया दे रखा है, तो किराए से जो पेमेंट आ रही है बैंक में आता है, रेगुलर आता है, ये अगर आप शो कर सकते हो तो ऑफकोर्स इसको भी आपके इनकम में काउंट किया जाता है। किस इनकम के साथ? उस इनकम के साथ जो आपको सैलरी मिल रही है, ठीक। अब हम कम से कम 12-14 साल से तो यूज कर ही रहे हैं, है ना। मुझे याद नहीं है कब पब्लिश किया था मिनिस्ट्री ने, एक फॉर्मेट है, उसमें करीब करीब सारा ही टर्म्स कंडीशन आ जाता है। आपने कब ज्वाइन किया था जॉब, पर्टिकुलर कंपनी में, कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देती है, उसमें 3 महीने की सैलरी का भी वो रहता है, क्या ब्यौरा रहता है, पिछले 3 कैलेंडर मंथ्स, है ना। कई कंपनियां बोलती नहीं ये हम नहीं देते, हम देंगे भैया क्वार्टर के हिसाब से। तो क्वार्टर के हिसाब से ठीक है भैया, जनवरी फरवरी, ये अपना दिसंबर नवंबर अक्टूबर दे दिया, अब जनवरी का देने को राजी नहीं है, फरवरी का महीना चल रहा है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो वहाँ सैलरी स्लिप लगाना पड़ेगा, वो 3 महीना प्लस सैलरी स्लिप। लेकिन बात करने पे कंपनीज दे देती है कैलेंडर मंथ्स के हिसाब से, पिछले 3 कैलेंडर मंथ्स का, और एक कानून के हिसाब से एक अपना एक और कॉलम होता है उसमें, जिसमें आपका एक एवरेज हो आ जाता है, प्लस कोई भी कटौती अगर होती है, जैसे अकोमोडेशन दे रखा है तो उसकी कोई कटौती हो रही है, या गाड़ी दे रखा है उसकी कोई कटौती हो रही है, या आपका कोई एग्जीक्यूशन लगा था, चेक में रहने वाले अच्छे से समझते हैं एग्जीक्यूट से क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, लगा था तो उसके लिए डायरेक्ट पैसा वहाँ से कट के चला जाता है, या कोई भी ऐसा कुछ हो, या लोन हो, या एडवांस हो, कुछ भी हो, तो वो सारा उसमें ब्यौरा रहता है। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ चेक रिपब्लिक या मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि आपका इनकम वंडरफुल है। तो आप जब नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो तो क्या होगा? हाँ, बिजनेस करते हो तो अगर तो आप डायरेक्टर हो या कंपनी के मालिक हो, जरूर कोई सैलरी आती होगी, है ना। ये 2 अलग अलग अकाउंट्स में जाते हैं, एज ए डायरेक्टर रिन्यूमरेशन भी जाता है, एक जाता है क्या बोलते हैं एज ए सैलरी भी जाता है, तो वो डिपेंड करता है, वो अगेन अकाउंटेंट से आप बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आप जाते हैं फिर, मेरे पास अगर ट्रेड लाइसेंस है तो मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने मम्मी को बुलाऊं, वाइफ को बुलाऊं, बच्चों को बुलाऊं? चेक में कहते हैं प्लातिनी वीमेर, है ना, मैं नहीं मालूम उसको एग्जैक्ट कैसे ट्रांसलेट करूं, मोर और लेस ये पेमेंट स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसको। ये पेमेंट स्टेटमेंट मतलब इसका क्या मीना, फाइनेंस ऑफिस से लेना पड़ता है कि आप कितना क्या बोलते हैं, आपको कितना इनकम अंदाजन होगा, उसके हिसाब से पिछले साल के इनकम से डिसाइड होता है, उसके हिसाब से वो बना देते हैं कि ये आपका भाई पेमेंट इनकम मतलब एक वो है, स्टेटमेंट है। तो उस पे से, उस अमाउंट में से माइनस होता है जो आपका सोशल और हेल्थ, है ना, जो सोशल और हेल्थ का कैलकुलेशन निकल के आता है वो आपका माइनस होगा, जो आपको हर महीने देना होता है। उसके बाद जो बच जाता है वो बच जाता है आपका, ये कब होता है? ट्रेड लाइसेंस के क्षेत्र में, ध्यान रखिए, है ना। उसमें जो बच गया डिवाइडेड बाई 12 सिंपली, तो मंथली इनकम आ गया, है ना। ऐसे बहुत केस है जहाँ पे लोगों के पास ट्रेड लाइसेंस है
ऑफ कोर्स ट्रेड लाइसेंस में के अलग फ़ायदे हैं, है ना, दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान है, तो लोग ट्रेड लाइसेंस में भी काम करते हैं। रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, कुछ लोग तो मुझे बताया कि मच बेटर देन वो है ना। आप जानते भी हो वैसे भी कि SRO वगैरह में जो है कॉर्पोरेट टैक्स जो 19% है, इसमें पर्सनल टैक्स जो है 15% है। टैक्स तो टैक्स ही है, टैक्स तो जाना ही है ना, टैक्स तो जाना ही है। तो एक छोटा फ़र्क ये भी मिल जाता है। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशंस किसी काम आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज के लिए यहीं पे नमस्कार, बाय बाय। है कि हम जो सेवाएं प्रदान करें अव्वल दर्जे का हो। तो आज का ये वीडियो इसी से समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि दीदी लोग, बहन लोग और छोटे छोटे बच्चे जो हमारी सेवाएं लेकर के इस देश में पहुँचे हैं, वो बहुत बढ़िया समय काटे इस देश में। धन्यवाद।